हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो सेशन है एक स्पेशल सेशन है जिसके अंदर हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ये जो पूरी आपकी वैकेंसी है एमपीपीएससी की, इससे रिलेटेड जो आपके पेपर के अंदर जो मतलब पार्ट बी वाला या पेपर सेकंड जो है पार्ट बी, उसके अंदर जो 4 यूनिट्स हैं स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पार्ट को लेकर के, ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगी, क्योंकि अगर आप लगातार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है। पिछली बार भी हमारे साथ यही हुआ था। पिछली बार जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए थे पहले एग्जाम से पहले, जो प्रैक्टिस सेशंस लिए थे बहुत सारे, आपके एक्चुअल पेपर में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ये जो 4 यूनिट्स हैं स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड, यूनिट 1 से यूनिट 4 तक पार्ट बी के अंदर, उससे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो 40 के 40 ही, मतलब सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे प्रैक्टिस सेशन में से ही आए थे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था। आप देख सकते हैं उसको एज ए प्रूफ कि जो मैंने पहले प्रैक्टिस सेशन करवाए थे और बाद में जो पेपर हुआ सारे उसी में से क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप सिर्फ ये प्रैक्टिस सेशन ही अटेंड कर लेंगे तो आपके स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पोर्शन आसानी से कवर हो जाएगा। तो इसीलिए लगातार नेविगेट इंस्टीट्यूट और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहा हूँ, और जब तक एग्जाम नहीं होगी हम ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज के प्रैक्टिस कर चुके होंगे जिससे हमको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो आज का ये जो सेशन है इसके अंदर भी हम यूनिट 1 से यूनिट 4 यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो 4 यूनिट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसको हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज के ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली मैंने लार्जली जो बेस किए हैं, लार्जली जो डिजाइन किए हैं वो स्कीम्स के ऊपर किए हैं। मतलब कि लगभग जितने भी एमसीक्यूज आज के सेशन में हम करेंगे उसमें से मैक्सिमम स्कीम्स वाले हैं। स्कीम्स का मतलब है कि स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन, इससे रिलेटेड हमारी कंट्री में जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट की हो, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हमको सॉल्व करना है। अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखेंगे तो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इन सब, नॉट यूनिट 3 स्पेसिफिकली, यूनिट 2 एंड यूनिट 4, ये 2 यूनिट जो हैं इसके अंदर आपको स्कीम्स पढ़नी है। यूनिट 2 के अंदर आपको मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस कर रही है उनको पढ़ना है, यूनिट 2 में स्टेट वाली स्कीम्स को, और यूनिट 4 जो है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली स्कीम्स को, केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्कीम्स रन की जा रही है, जो किसी भी तरह से स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, इवन एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता विकास, तो एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह को टारगेट करती है, उन स्कीम्स के बारे में हमें पढ़ना है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आते हैं वो स्कीम से ही आते हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस स्कीम्स के लिए हैं। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है। उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी लिए हैं, जैसे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, थोड़े बहुत और टॉपिक्स के एमसीक्यूज भी लिए हैं। तो बहुत सारे एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, एनएपीएस। ये एनएपीएस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आपको बताना है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। ए बोल रहा है टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू अनएम्प्लॉयड यूथ। बी बोल रहा है टू प्रमोट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव एम्प्लॉयर्स, मतलब इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स। सी टू स्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, और डी टू ऑफर परमानेंट जॉब्स टू अप्रेंटिस। ये एनएपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, यानी केंद्र सरकार की एक योजना है। इसके नाम में ही नेशनल है, नेशनल का मतलब है कि वो राष्ट्रीय स्तर की, केंद्र स्तर की योजना है। क्या इसका उद्देश्य है, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मतलब उद्देश्य तो बहुत सारे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। 4 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू अनएम्प्लॉयड यूथ,
जो अनएम्प्लॉयड यूथ है यानी जो बेरोजगार युवा है, उन बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में शिक्षा देना। दूसरा है टू प्रमोट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करना और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। सी है टू स्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब नए आईटीआई खोलना। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब आईटीआई, नए आईटीआई खोलना, स्टैब्लिश करना। और चौथा है टू ऑफर परमानेंट जॉब टू अप्रेंटिसेस, जो अप्रेंटिस है उनको परमानेंट जॉब देना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। योर करेक्ट आंसर विल बी बी। जो एनएपीएस स्कीम है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में क्लासेस में देख ही चुके हैं। तो आप लोगों को मैंने क्लासेस में, जो हमारी रेगुलर क्लासेस है उसमें इसके बारे में बता दिया है बहुत डिटेल में, पढ़ा भी दिया है अच्छे से। तो अगर आप ने वो क्लासेस अटेंड की होगी तो आपको पता ही होगा कि एनएपीएस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि मोदी सरकार के द्वारा ही लागू की गई है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है। और ये बेसिकली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को प्रमोट करती है और एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करती है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य यही है। इसके नाम में ही अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, मतलब ये क्या प्रमोट कर रही है? अप्रेंटिसशिप प्रमोट कर रही है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है जहां पर इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कुछ अमाउंट स्टाइपन वगैरह भी मिलता है, उसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ स्टाइपन या कुछ एक अमाउंट भी दिया जाता है, तो वो अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने वाली स्कीम है। इसकी ट्रेनिंग मतलब प्राइमरीली जो ट्रेनिंग होती है वो इंडस्ट्री में होती है। जो भी लोग एनएपीएस के तहत इनरोल होते हैं उनकी ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में करवाई जाती है और उनको वहां पर कुछ एक राशि, एक अमाउंट भी दिया जाता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर इज सीआईटीएस ट्रेनिंग प्राइमरीली कंडक्टेड? सीआईटीएस जो है उसकी ट्रेनिंग कहां पर दी जाती है, कहां पर कंडक्ट होती है उसकी ट्रेनिंग? अब इसके लिए आपको पहले सीआईटीएस पता होना चाहिए कि व्हाट इज सीआईटीएस। सीआईटीएस एक स्कीम है। आपको ये बताना है कि सीआईटीएस स्कीम के तहत जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किन इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है। सीआईटीएस का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। शुड आई राइट इट हियर? क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। सीआईटीएस का मतलब क्या होता है? क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। आपको ये बताना है कि इसके तहत, इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो कौन से इंस्टीट्यूशंस में की जाती है। पहला है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, दूसरा मतलब ए है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, बी है एनएसटीआई, एनएसटीआई मतलब नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद तीसरा है, सी है स्टेट यूनिवर्सिटीज, और डी है ऑनलाइन पोर्टल्स। आपको ये बताना है कि सीआईटीएस स्कीम के तहत जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो इन चार ऑप्शंस में से किस इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाती है? प्राइवेट इंडस्ट्री, एनएसटीआई, स्टेट यूनिवर्सिटी या ऑनलाइन पोर्टल। एनएसटीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी बी फॉर बॉम्बे। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अभी आपको। ये जो सीआईटीएस है ये पंडित नेहरू के जमाने से 1961 से ये योजना चल रही है, 1961 से। ये बेसिकली कैंडिडेट्स को ट्रेन, मतलब स्टूडेंट को ट्रेन करने की स्कीम नहीं है, जो ट्रेनर्स होते हैं उनको ट्रेन करने की स्कीम है। यानी जो फाइनली आईटीआई में या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, मेनली आईटीआई में जाकर के जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो टीचर्स होते हैं जिनको ट्रेनर बोला जाता है या इंस्ट्रक्टर बोला जाता है टेक्निकली, ये इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करने की सर्विस स्कीम है। इसके नाम में ये सीआईटीएस, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, मतलब इसमें किसको ट्रेनिंग दी जाएगी? इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इंस्ट्रक्टर मतलब वो लोग जो जाकर के आईटीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को ट्रेन करने की स्कीम नहीं है, उनको ट्रेनिंग देने वाले, कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देने वाले इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर को ट्रेन करने की स्कीम है। क्योंकि अगर ट्रेनर के पास ही ट्रेनिंग नहीं होगी, इंस्ट्रक्टर को ही काम नहीं आएगा, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा? इसलिए पहले इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सीआईटीएस स्कीम है। ठीक है, ये बहुत पुराने जमाने से चल रही है, नेहरू जी के जमाने से ही ये चल रही है। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो आपको आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में नहीं होती, ना आईटीआई में होती है। उसके लिए अलग ही इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जिनको एनएसटीआई बोलते हैं। एक आईटॉट भी होते हैं, दो तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं। हालांकि आईटॉट यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो अपने को उसमें नहीं लेना है ऑप्शन, मतलब कंसिडरेशन में नहीं लेना है। एक तो एनएसटीआई में होती है, दूसरी आईटॉट में होती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एनएसटीआई इंदौर में है
और आईटॉट की बात करें तो वो भोपाल में है। आईटॉट में भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और एनएसटीआई में भी दी जाती है। तो सीआईटीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो बी फॉर बॉम्बे, एनएसटीआई में होती है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मध्य प्रदेश के मामले में जो एनएसटीआई है वो इंदौर में है। हर राज्य में अलग अलग जगह पर है, मध्य प्रदेश में इंदौर में है। इसके अतिरिक्त सीआईटीएस की ट्रेनिंग आईटॉट्स में भी दी जाती है और ये जो आईटॉट इंस्टीट्यूशंस हैं ये मध्य प्रदेश में भोपाल में है। हर राज्य में अलग अलग शहरों में है। मध्य प्रदेश में आईटॉट भोपाल में है और एनएसटीआई इंदौर में है। दोनों में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है सीआईटीएस की। सीआईटीएस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है, पर इसको इंप्लीमेंट करने में राज्यों का भी योगदान रहता है। पर प्राइमरीली ये जो योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आंसर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द ट्रेनिंग अंडर सीटीएस प्राइमरीली कंडक्टेड? सीटीएस के अंतर्गत जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस इंस्टीट्यूट में दी जाती है? ठीक है, सीटीएस का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। ये सब 5th यूनिट में है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये सारी। एटीएस है, सीटीएस है, सीआईटीएस है, तीनों की तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और तो तीनों ही 5th यूनिट में आपको मिल जाएगी। तीनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, सीटीएस मतलब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की योजना है। आपको बताना है कि सीटीएस के तहत जो ट्रेनिंग मिलती है वो कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मिलती है। ए इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इंडस्ट्रीज में मिलती है। बी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में। सी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में यानी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में। और डी जो है वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली यानी कि सिर्फ ऑनलाइन मंचों पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपको बताना है कि सीटीएस के अंदर जो ट्रेनिंग मिलती है वो कहां पर मिलती है। तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। जो सीटीएस के तहत ट्रेनिंग दी जाती है, जो आईटीआई में कोर्सेज चलते हैं बेसिकली वो सीटीएस के ही कोर्सेज रहते हैं ज्यादा उसमें, जो कि है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। जो आईटीआई है, चाहे वो गवर्नमेंट आईटी हो, चाहे वो मतलब चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो, गवर्नमेंट आईटीआई में भी और प्राइवेट आईटीआई में भी जो मैक्सिमम कोर्सेस है वो सीटीएस के ही तहत रन होते हैं। चाहे वो फिर आप कारपेंटर का करो, मैकेनिक का करो, फिटर का करो, जो फिटर, कारपेंटर, मैकेनिक, जितने भी आप आईटीआई में जो ट्रेनिंग दी जाती है, अब तो और नए नए जॉब रोल्स में भी ट्रेनिंग मिलने लगी है, वो सब सीटीएस के तहत ही मैक्सिमम रहती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई ये दोनों कॉलेजेस राज्य के अंदर सीटीएस की स्कीम के तहत बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एटीएस इनेक्टेड इन इंडिया? एटीएस जो है वो कब भारत में शुरू की गई थी, कब इनेक्ट की गई थी? 1951, 1961, 1973 और 1986। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी 1961। ये स्कीम जो है एटीएस पंडित नेहरू की सरकार के द्वारा 1961 में शुरू की गई थी। एटीएस का मतलब होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसलिए इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम दैट इज एटीएस, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है एटीएस वो 1961 में शुरू की गई थी। केंद्र सरकार की ही योजना है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसको पंडित नेहरू ने शुरू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। अब क्या है ये स्कीम, तो ये मैं वैसे तो क्लासेस में डिटेल में बताता ही हूं, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ भी बता दे रहा हूं आपको कि इसमें इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ अमाउंट भी दिया जाता है, मतलब आप काम भी सीखो और पैसा भी आपको मिलेगा वहां पर। अप्रेंटिसशिप यानी स्टाइपेंड के फॉर्म में कुछ क्वांटिटी, मतलब कुछ अमाउंट में पैसा भी मिलता है और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी मिलती है। और ये ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग कहलाती है क्योंकि ये इंडस्ट्री में होती है, इसके लिए कोई कॉलेज वगैरह नहीं रहते, फैक्ट्री इंडस्ट्री में जाकर के आपको काम करना पड़ता है और वहीं आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द एनएपीएस लॉन्च्ड? जिसकी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी, एनएपीएस स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। जो फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए वो एनएपीएस के बारे में था। तो एनएपीएस स्कीम कब लागू की गई, कब लॉन्च की गई, ये आपको बताना है।
ए है 19th of August 2015, बी है 19th of August 2016, सी है 16th of October 2014 और डी है 16th of January 2017। आपको बताना है कि एनएपीएस जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी। एनएपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। जो एनएपीएस है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लागू किया है, ठीक है ना। और इसके बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात भी की। ये इसका सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, 19 अगस्त 2016। अब इसके बारे में डेट ही है तो ये फैक्चुअल बात है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने का ज्यादा है नहीं, आपको डेट याद रखना है और ईयर याद रखना है। एनएपीएस जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये मोदी सरकार के द्वारा 19 अगस्त 2016 यानी कि 19 अगस्त 2016 को लॉन्च की गई थी दिल्ली में। और ये जो है बेसिकली स्किल इंडिया मिशन के तहत जो विभिन्न योजनाएं लॉन्च की गई उसमें ये भी है। स्किल इंडिया मिशन 2015 में मोदी ने लॉन्च किया, उसके तहत जो है एक नई पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसी के तहत नया मंत्रालय बना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और उसी के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कई योजनाएं आई, उनमें से एक योजना ये भी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड अपॉन कंप्लीशन ऑफ सीटीएस। अगर कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट सीटीएस के तहत अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। सीटीएस मतलब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बता चुका हूं। सीटीएस इज इक्वल्स टू क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। आपको ये बताना है कि अगर कोई कैंडिडेट सीटीएस के तहत अपना सर्टिफिकेशन का कोर्स पूरा कर लेता है, ट्रेनिंग पूरी कर लेता है और ट्रेनिंग देने के बाद वो एग्जाम देता है और एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। ए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी, बी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी और डी डिप्लोमा इन स्किल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि अगर कोई कैंडिडेट सीटीएस के तहत ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है इनमें से, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट सीटीएस के तहत, जो कि आईटीआई में ट्रेनिंग मिलती है इसकी, मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी जो ट्रेनिंग मिलती है वो आईटीआई में मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आईटीआई, गवर्नमेंट, प्राइवेट, दोनों में, ठीक है। तो इसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलता है बी फॉर बॉम्बे, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, है ना, ये याद रखिएगा। इसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के थ्रू आपको जारी किया जाता है। नेशनल का मतलब ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी जारी करती है और वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। उसमें जिस भी ट्रेड में आपने ट्रेनिंग ली होती है उसके बारे में वो रहता है। ट्रेड का मतलब जॉब रोल से, कि किस ट्रेड में, फिटर है कि मैकेनिक है कि कारपेंटर है कि इलेक्ट्रिशियन है कि क्या है। तो वो जो ट्रेड का मतलब होता है स्ट्रीम, जो आपकी स्ट्रीम है उसको ट्रेड बोल देते हैं। तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। डीजीटी के तहत ये मिलता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं, तो वो डीजीटी के तहत ये दिया जाता है। ये सब स्कीम डिटेल में आपको पढ़ना है, मैंने क्लास में बताया भी है कि इसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। अगला क्वेश्चन, विच सर्टिफिकेट, देखो अब आप कुछ तो एलिमिनेट भी कर सकते हो। एलिमिनेट का मतलब है कि देखो कैसे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप अप्लाई करोगे तो बगैर, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है उसके बगैर भी आप प्रश्न हल कर सकते हो, केवल और केवल थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके। ऑप्शंस जो गलत है उनको अपने दिमाग में एलिमिनेट करके आप करीब पहुंच सकते हो सही आंसर के। जैसे अब सीटीएस में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है, इसमें आईटीआई के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए इसमें अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सीटीएस जो है वो अप्रेंटिसशिप की स्कीम नहीं है। अप्रेंटिसशिप के लिए अलग स्कीम है एटीएस, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, और सीटीएस क्योंकि अप्रेंटिसशिप की स्कीम ही नहीं है उसके लिए तो एटीएस है अलग से।
तो इसीलिए इसमें अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, कोई पैसा वैसा उसके लिए नहीं दिया जाता, बच्चों कोई स्टाइपन नहीं दिया जाता। दूसरा, डिप्लोमा इन स्किल डेवलपमेंट, ये भी कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, ये जनरलिस्टिक नेचर की बात हो गई। प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट तो किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है, ये तो सामान्य बात हो गई, है ना। ऐसे तो आप इसको वो कर सकते हो, एलिमिनेट। अगला क्वेश्चन, विच सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड टू ट्रेड अप्रेंटिसशिप हु पास द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। अगर कोई भी कैंडिडेट AITT का टेस्ट पास कर लेता है तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है क्लासेस में। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एक कंडक्ट किया जाता है जिसको AITT बोलते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट AITT का टेस्ट पास कर लेता है तो उसको कौन सा ट्रेड अप्रेंटिसशिप के अंदर सर्टिफिकेट मिलता है। 4 ऑप्शन है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, बी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसको NAC बोलते हैं, सी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी और डी डिप्लोमा इन अप्रेंटिसशिप। सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। योर आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। इसमें आपको NAC सर्टिफिकेट मिलता है। NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। ये एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसको AITT बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो NAC मिलता है। NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप अंडर ATS। ATS के अंदर अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो क्या मिनिमम एज होनी चाहिए। 4 ऑप्शन है, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स और 18 ईयर्स। आपको ये बताना है कि अगर किसी बंदे को ATS के तहत ट्रेनिंग लेना है तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ATS के तहत ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। ATS मैंने आपको बता ही दिया, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, कई सालों से चलती आ रही है, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की स्कीम है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसके तहत अगर कोई कैंडिडेट इनरोल होना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर भी बी ही रहेगा। आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 14 ईयर्स। मिनिमम 14 ईयर्स जिसकी एज है वो ATS के तहत इनरोल हो सकता है। ATS के तहत जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इंडस्ट्रीज में दी जाती है और उसके साथ साथ आपको कुछ पैसा यानी कि अमाउंट भी दिया जाता है, यानी कि ये ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसा रहता है। इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ नॉमिनल अमाउंट भी दिया जाता है और ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसी सिचुएशन रहती है। मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम है। अगला क्वेश्चन भी ATS का ही है। अंडर ATS हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। अगर किसी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में यानी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कंपनी में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ATS के अंदर, तो उसको कौन मॉनिटर करेगा, कौन सी संस्था देखेगी कि ट्रेनिंग सही से दी जा रही है या नहीं। ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और डी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। दोबारा गया, DGT जिसको बोलते हैं, DGT, ठीक है। आपको बताना है कि अगर ATS के तहत प्राइवेट कंपनी में ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसको कौन मॉनिटर करेगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, NSDC करेगा या DGT करेगा, नेशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। बताइए जल्दी से अगर आप बता सकते हो तो। आसान क्वेश्चन है। मतलब यह है कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जा रही है ATS के तहत तो उसको कौन रेगुलेट करेगी, कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करेगी, ठीक है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। इसको स्टेट गवर्नमेंट करती है। आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जो राज्य सरकारें होती है वो ये देखती हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो ठीक तरीके से दी जा रही है या
नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हालांकि जब हम इसको देखते हैं पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द की रिक्वायरमेंट फॉर आईटीआई ट्रेनर्स अंडर एनसीवीटी गाइडलाइंस। एनसीवीटी ने जो गाइडलाइंस जारी की है या गाइडलाइंस बताई है, उसके तहत आईटीआई ट्रेनर्स को या उनके लिए आईटीआई ट्रेनर बनने के लिए क्या जरूरी रिक्वायरमेंट या क्या जरूरी क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया है। मतलब ये क्वेश्चन पहले समझो कि एनसीवीटी ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके तहत आईटीआई ट्रेनर बनने के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनर बनने के लिए, इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, यानी क्या क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना होगा। जैसे मान लो कोई बंदा है, अगर वो आईटीआई में ट्रेनर बनना चाहता है, इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है, ट्रेनिंग देना चाहता है, मतलब ट्रेनर बनना चाहता है आईटीआई में, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो, कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर कोई व्यक्ति उस आईटीआई में ट्रेनर बनना चाहता है, इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है, तो क्या रिक्वायरमेंट उसको पूरी करनी होगी, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। ए, दे मस्ट बी अप्रेंटिसेस होना चाहिए। दे मस्ट बी सीआईटीएस ट्रेंड, उनको सीआईटीएस के तहत ट्रेंड होना चाहिए। सी, दे मस्ट होल्ड ग्रेजुएट डिग्री, मतलब उनको ग्रेजुएट डिग्री उनके पास होनी चाहिए। और डी, दे मस्ट हैव इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, उनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, सीआईटीएस ट्रेंड होना चाहिए। ये अभी हमने देखा ना, सीआईटीएस एक स्कीम ही है, सेंट्रल सॉरी क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। अगर कोई भी व्यक्ति आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है, ट्रेनर बनना चाहता है, तो उसके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इसने सीआईटीएस के तहत कोर्स किया हुआ है ट्रेनर का, चाहे वो एनएसटीआई से करे चाहे आईटॉट से करे, कहीं से भी कर सकता है। दो इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग मिलती है सीआईटीएस के तहत, एक एनएसटीआई नेशनल स्किल नेशनल एनएसटीआई और दूसरा है आपका आईटॉट। ठीक है ना, तो इन दोनों में से किसी भी ट्रेनिंग किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने ट्रेनिंग ली हो, वहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एनएसटीआई का यहाँ पर बता भी दिया था ना, ये रहा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि इंदौर में है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, चाहे आईटॉट में भी लेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूट में सीआईटीएस के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसटीआई और आईटॉट, इन दोनों ही के अंदर सीआईटीएस की ट्रेनिंग होती है। तो अगर कोई भी बंदा आईटीआई में ट्रेनर बनना चाहता है तो उसके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे एनएसटीआई से उसने लिया हो चाहे आईटॉट से लिया हो। क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम में ट्रेंड होना चाहिए वो व्यक्ति, ठीक है, तभी वो ट्रेनर बन सकता है। तो आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सीआईटीएस। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सीआईटीएस को कंडक्ट करता है, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो अभी हम बात कर रहे थे जिसकी, ये जो सीआईटीएस स्कीम है क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग देने के लिए लॉन्च की जाती है या की गई है, जिसके अंदर ऐसे लोगों को ट्रेन किया जाता है जो बाद में आईटीआई में जाकर के ट्रेनर बनते हैं, इंस्ट्रक्टर बनते हैं। तो ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग देने के लिए सीआईटीएस चलती है। ये बच्चों के ट्रेनिंग की वो नहीं है। इसके तहत ट्रेनिंग देने के बाद जो बंदे होते हैं वो सीआईटीएस का सर्टिफिकेट उनको मिलता है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, एग्जाम देने के बाद, और उसके बेसिस पे वो आईटीआई में ट्रेनर बनते हैं, इंस्ट्रक्टर बनते हैं। तो ये जो सीआईटीएस स्कीम है, ये किसने लॉन्च की है, कौन इसको कंडक्ट करता है, नॉट लॉन्च की है, कंडक्टिंग का पूछ रहे हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीआईटीएस को कंडक्ट करता है, मतलब ये जो सीआईटीएस स्कीम के तहत ट्रेनिंग दी जाती है या जो सीआईटीएस स्कीम है, इस सीआईटीएस स्कीम को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है। ए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएसडीसी। बी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी डीजीटी। सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय। और डी, स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल यानी कि एसएसी। आपको बताना है कि सीआईटीएस स्कीम को कौन सी संस्था कंडक्ट करती है इन चारों में से। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज एनएसडीसी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज डीजीटी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय। और स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, यही जो है सीआईटीएस स्कीम को संचालित करता है।
ठीक है ना। ITI में ये NSTI और ITOT में इसकी ट्रेनिंग मिलती है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ITOT, इनमें से किसी में भी मिल सकती है। और इसको कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है वो है DGT। चाहे वो ATS हो, CTS हो, CITS हो, ये तीनों ही स्कीम DGT ही कंडक्ट कर रही है, रन कर रही है ना। ATS भी DGT रन कर रही है, CTS भी और CITS भी, तीनों के बारे में याद रखना। ATS, CTS और CITS, ये तीनों ही स्कीम्स जो है ये DGT के द्वारा रन की जाती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ATS, CTS और CITS तीनों ही DGT के द्वारा रन की जाती है, और तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो यूनिट 4 में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की और तीनों ही DGT रन कर रही है। DGT सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि इसमें ट्रेनिंग अलग अलग इंस्टीट्यूट में दी जाती है और तीनों का फॉर्मेट भी अलग अलग है। ATS के तहत जो ट्रेनिंग होती है वो इंडस्ट्री में होती है, बेसिकली गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, इंडस्ट्री चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ATS, और इसमें अमाउंट भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको वहां काम भी करना होता है, आप सीखते भी हो और आपको थोड़ा बहुत अमाउंट भी मिलता है, अप्रेंटिसशिप की स्कीम है। CTS के तहत जो ट्रेनिंग दी जाती है ये ITI में दी जाती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। इसमें कोई पैसा नहीं मिलता, ये स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। और CITS के तहत जो ट्रेनिंग मिलती है वो ITOTs और NSTIs में मिलती है, और ये कैंडिडेट या स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ट्रेनर्स के लिए ट्रेनिंग है। ऐसे लोग जो बाद में ट्रेनर, ITIs में जो ट्रेनर होते हैं या ITIs में जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने की स्कीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीनों ही DGT ही रन करती है। अगला क्वेश्चन है, CTS प्राइमरीली फोकसेस ऑन विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग। जो CTS होता है वो किस टाइप की ट्रेनिंग पे फोकस कर रही है वो स्कीम। CTS मतलब CTS स्कीम किस तरह की ट्रेनिंग पे फोकस करती है। CTS मतलब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, तीसरा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग और चौथा मैनेजरियल ट्रेनिंग। मैंने अब भी आपको बताया है कि ये जो CTS है, CTS का ही क्वेश्चन है ना ये, हाँ, CTS जो है उसमें ITI में ट्रेनिंग दी जाती है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम यानी कि CTS, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम यानी कि CTS, इसके तहत ट्रेनिंग कहां मिलती है, ITI में दी जाती है बच्चों को, कैंडिडेट्स को, बच्चे मतलब छोटे बच्चे नहीं, जो 10th पास होते हैं उनको। तो CTS का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके तहत ITI में ट्रेनिंग मिलती है, चाहे गवर्नमेंट ITI हो चाहे प्राइवेट ITI हो, ठीक है। तो इसमें जो ट्रेनिंग है वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल मतलब कॉलेज में, ITI इंस्टीट्यूट में। ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं है, ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए ATS है, जिसमें आपको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग मिलती है, वहां जॉब भी करो और पैसा भी मिलेगा थोड़ा बहुत और ट्रेनिंग भी मिलेगी, वो ATS है। तो ऑन द जॉब इसमें नहीं है, इसमें आपको कोई पैसा वैसा नहीं मिलता और किसी इंडस्ट्री में काम नहीं करना होता, कॉलेज में यानी ITI में सीखना होता है, ITI इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। फिर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग नहीं, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के लिए भी CITS है। और मैनेजरियल ट्रेनिंग, नो, मैनेजरियल ट्रेनिंग हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस, तो सही आंसर आ जाएगा आपका बी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर अप्रेंटिसशिप टू अवेल स्टाइपेंड सपोर्ट अंडर NAPS 2। NAPS 2 जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का जो सेकेंड वाला क्या बोलना चाहिए, उसका जो सेकेंड वाला चरण है, स्टेज है, NAPS 2, उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को अपने आप को इनरोल करना है तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी उम्र से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इसका सही उत्तर आ जाएगा सी, 35 साल। 35 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति NAPS सेकंड के अंदर एलिजिबल नहीं है, इससे कम वाला एलिजिबल है, ठीक है ना। अगर 35 साल से ज्यादा उम्र है तो NAPS सेकंड के अंदर स्टाइपेंड सपोर्ट नहीं मिलता है उसको फिर स्टाइपेंड सपोर्ट जो है वो नहीं मिलता है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा, दैट इज 35 ईयर्स। NAPS मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मोदी सरकार के द्वारा
2016 में एनएपीएस लॉन्च की गई थी। उसके अंदर जो एनएपीएस सेकेंड है उसके अंदर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 साल है, 35 ईयर्स। अगर 35 ईयर्स से ज्यादा का कोई बंदा है तो वो एनएपीएस सेकेंड के अंदर जो स्टाइपन वाला सपोर्ट मिलता है उसका हकदार नहीं होगा, उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो सही आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनएपीएस? एनएपीएस को कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है या क्या बोलेंगे क्रियान्वित कर रहा है? क्रियान्वयन है ना, इम्प्लीमेंटेशन। एनएपीएस को किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जाहिर सी बात है। ए है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का। बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार। सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और डी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर आ जाएगा बी। जो एनएपीएस है वो जो 2015 में नई मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नवगठित मंत्रालय। अब तो खैर उसको 10 साल हो गए हैं, और उस समय वो नवगठित मंत्रालय था जो 2015 में बनाया गया था। उसी के अंदर एनआईपीएस को क्रियान्वित किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एमएसडी मिनिस्ट्री है उसके अंदर इसको मतलब वो इसको इंप्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार, इसके द्वारा एनएपीएस स्कीम को क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एटीएस? एटीएस का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? एटीएस मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ए टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग ऑफ क्राफ्ट्समैन। बी टू यूटिलाइज इंडस्ट्री फैसिलिटीज फॉर practical training. C to train instructors for vocational courses. or D to certify graduates for academic jobs. तो क्या है एटीएस का जो उद्देश्य है वो क्या है? टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग टू क्राफ्ट्समैन, यूटिलाइज इंडस्ट्री फैसिलिटीज फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ट्रेन इंस्ट्रक्टर फॉर वोकेशनल कोर्सेज और सर्टिफाई ग्रेजुएट्स फॉर एकेडमिक जॉब। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। एटीएस के तहत कहां ट्रेनिंग मिलती है? इंडस्ट्री में मिलती है। इंडस्ट्री की जो फैसिलिटीज है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उपयोग करना, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंडस्ट्री में ले जा करके ट्रेनिंग देना ताकि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले, प्रैक्टिकल ज्ञान मिले। ठीक है, तो इंडस्ट्री द्वारा जो फैसिलिटीज दी जा रही है सरकार को कि वहां पर कैंडिडेट्स को ले जाकर के उनको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दी जा सकती है ताकि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल हो जाए और वो तुरंत रेडी टू जॉब हो जाए, रेडी टू वर्क हो जाए। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। बाकी भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो एटीएस का मतलब होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, हमने पढ़ लिया कि इसके तहत इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। अब देखो बाकी इसमें क्या कहा गया है, सर्टिफाइड ग्रेजुएट फॉर एकेडमिक जॉब्स, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ग्रेजुएट्स को सर्टिफिकेशन देने की स्कीम ये नहीं है। इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करने की भी स्कीम नहीं है, उसके लिए सीआईटीएस है। ठीक है, पहला बोल रहा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग देने के लिए सीटीएस है, मतलब जिसकी ट्रेनिंग आईटीआई जैसे इंस्टीट्यूट में होती है। तो आईटीआई जैसे इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग मिलती है उसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग मिलेंगे, उसके लिए सीटीएस स्कीम है। एटीएस में जो ट्रेनिंग मिलती है वो इंडस्ट्री में मिलती है और इसका उद्देश्य है कि इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके, इंडस्ट्री के साथ बात करके, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनके साथ टाई अप करके बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाए इंडस्ट्री के अंदर ही, ताकि वो लोग रेडी टू जॉब हो सके। और साथ ही साथ उनको वहां पर पैसा भी मिलता है, अमाउंट भी कुछ दिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग डिजाइन की गई है जो काम धाम छोड़ करके केवल पढ़ाई या ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो वो केवल ट्रेनिंग करना एफर्ट करें। पंडित जी ने जब ये स्कीम बनवाई थी, पंडित नेहरू ने, तो उद्देश्य यही था। उस समय हमारे देश में इतनी भीषण गरीबी थी कि बच्चे अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़ करके, खाने पीने और दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं को छोड़ करके केवल पढ़ाई या ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे। इसीलिए एटीएस डिजाइन की गई उन बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग भी करे और उनको पैसा भी मिल जाए, दोनों चीजें। तो इंडस्ट्री में ट्रेनिंग मिलती थी और उसी के तहत कुछ स्टाइपेंड उनको दे दिया जाता था। अभी भी चल रही है ये स्कीम, वही स्कीम है। ठीक है, तो उसमें इंडस्ट्री फैसिलिटी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो जो ट्रेनिंग मिलती है वो प्रैक्टिकल भी रहती है।
एकदम आपको रियल वर्ल्ड में, रियल इंडस्ट्री में काम करना सिखाया जाता है ताकि आपको तुरंत जॉब मिल जाती है। तो सही आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम? CITS का प्राइमरी गोल क्या है? तो ये आप जानते ही हैं, टू ट्रेन अप्रेंटिसेस फॉर इंडस्ट्रीज, टू प्रिपेयर इंस्ट्रक्टर टू ट्रेन स्किल्ड मैन पावर, टू सर्टिफाई क्राफ्ट्समैन फॉर ओवरसीज जॉब और टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि CITS यानी कि क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का क्या उद्देश्य या क्या प्राइमरी गोल है। अप्रेंटिसशिप को इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करना, अप्रेंटिस को इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करना, नहीं। इसके लिए कौन सी स्कीम है? ATS है। फिर टू सर्टिफाई क्राफ्ट्समैन फॉर ओवरसीज जॉब, नहीं। ओवरसीज जॉब के लिए क्राफ्ट्समैन को ट्रेन करना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ, यूथ के बीच में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना या एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं। सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। नाम में ये क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, मतलब ये इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करने की स्कीम है ताकि जो इंस्ट्रक्टर बाद में ट्रेनिंग दे कैंडिडेट्स को, वो बढ़िया ट्रेनिंग मिले। अगर मान लो टीचर को ही नहीं आता तो बच्चों को क्या सिखाएगा? इसलिए पहले जरूरी ये है कि टीचर्स को सिखाया जाए। जो ट्रेनर्स है, जो इंस्ट्रक्टर्स है, जो अल्टीमेटली 100 सैकड़ों बच्चों को पढ़ाएंगे, हजारों बच्चों को पढ़ाएंगे, पहले उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर उनको ही ट्रेनिंग नहीं होगी तो बच्चों को क्या ट्रेन करेंगे? उसके लिए CITS स्कीम है कि ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देना ताकि वो फिर बाद में बच्चों को ट्रेनिंग देकर के एक स्किल्ड मैन पावर बनाए। हमारे जो वेरियस कमिटीज की रिपोर्ट्स आती रही है समय समय पे, उनमें लगातार ये कंसर्न उठाया जाता रहा है कि हमारे ट्रेनर्स ही ठीक नहीं है। बहुत सारी कमिटीज आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई है बहुत डिटेल में। ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर के हमारी आज तक की गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कीम्स आई है, रिपोर्ट्स आई है। सार्जेंट रिपोर्ट है, कोठारी कमीशन है, एजुकेशन पॉलिसीज हैं, और भी कई सारी है। सबने एक स्वर में ये बात कही कि भारत में टीचर्स की हालत खराब है। टीचर्स को ही नहीं आता तो बच्चों को क्या ट्रेन करेंगे? उसके लिए CITS स्कीम चलती है। तो सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा ही होगा, मैंने सबको बहुत सारी रिकमेंडेशंस पढ़ाई है, अलग अलग कमिटीज के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन, अंडर NAPS 2 व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टाइपेंड इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। NAPS 2 जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इस NAPS 2 के अंतर्गत जो स्टाइपेंड है, जो स्टाइपेंड दिया जाता है कैंडिडेट्स को, उसका कितना परसेंट गवर्नमेंट बियर करती है और कितना उस इंडस्ट्री को बियर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए बोल रहा है 50% अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ, बी बोल रहा है 25% अप टू 1,500 रुपए पर मंथ, सी बोल रहा है 75% अप टू रुपीज 5,000 पर मंथ, यानी कि 75% और 5,000 रुपए पर महीना, और डी ऑप्शन बोल रहा है 100% टू रुपीज 2,000 पर मंथ। अगर आप NAPS स्कीम पढ़ोगे, जो कि आपको आपकी 4th यूनिट में पढ़ना है, मैंने पढ़ाया भी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मोदी सरकार के द्वारा 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो NAPS 2 है, इसका जो NAPS 2 वाला जो प्रोग्राम है, ये NAPS 2 प्रोग्राम के अंतर्गत स्टाइपेंड मिलता है। उस स्टाइपेंड के मतलब ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है, और उस ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है, यानी एक अमाउंट भी दिया जाता है। ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की इंडस्ट्रीज के लिए एलिजिबल है, और इंडस्ट्री में आपको काम भी सिखाया जाता है और साथ ही साथ एक स्टाइपेंड भी मिलता है, क्योंकि आप काम सीखते भी हो और काम करते भी हो एक्चुअल जॉब पे। तो वो जो स्टाइपेंड मिलता है उसका, ये इस स्कीम के तहत उसका थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट देती है, थोड़ा सा वो इंडस्ट्री वाले देते हैं। तो उसमें नियम यह है कि गवर्नमेंट उसका मैक्सिमम 25% तक देगी, जो 1,500 रुपए तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। गवर्नमेंट जो है वो 25% तक, यानी 25% तक देगी 1,500 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो इसका जो नियम है उसके हिसाब से NAPS 2 के अंतर्गत जो स्टाइपेंड सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और गवर्नमेंट कौन सी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए इसमें पैसा भी कौन देगा स्टाइपेंड का? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी।
क्योंकि ये स्कीम ही केंद्र सरकार की है, इसलिए स्टाइपेंड के रूप में जो राशि वहन की जाती है उसका एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार ही देती है। और वो राशि कितनी होगी? 25% अप टू 1500 यानी 25% 1500 रुपए तक। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एज एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स अंडर द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? अब यहां पर हमारी राज्य सरकार की स्कीम से ये प्रश्न है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो 2023 में लॉन्च किया गया था, विधानसभा चुनावों के पहले 2023 में लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस स्कीम को लागू किया गया था 2023 में। और बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट, दो बड़ी स्कीम्स वो लेके आए थे। एक तो ये लाए थे पहले और इसके बाद एक स्कीम लेके आए थे जिसका नाम था लाडली बहना योजना। वो अभी भी चल रही है, ये भी अभी भी चल रही है। वो तो खैर 2024 में लाए थे लाडली बहना योजना, और उसमें भी जो महिलाएं हैं उनको पैसा पहले 1000 रुपए देते थे, फिर उसको बढ़ा करके 1250 कर दिया गया। तो वो भी बहुत बड़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है क्योंकि बहुत करोड़ों रुपया उसमें लोगों को देना पड़ रहा है। और ये भी बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें भी पैसा देना पड़ता है। तो दोनों ही जो है इकोनॉमिकली बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वित्तीय रूप से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत पैसे वाले प्रोजेक्ट है, पैसा लगता है जिसमें सरकार का। एनीवे, तो ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। और इसके बारे में आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है। ये यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है, पार्ट बी यूनिट सेकंड, ठीक है। उसमें आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, कौशल्या योजना, ये सब देखनी है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रन कर रही है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है सीखो कमाओ योजना में? तो 4 ऑप्शन है, 15 साल से 25 साल, दूसरा है 18 साल से 29 साल, तीसरा है 20 साल से 35 साल और चौथा है 25 साल से 40 साल। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उम्र का? भाई कितने उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत? ए ऑप्शन बोल रहा है 15 to 25, बी बोल रहा है 18 to 29, सी बोल रहा है 20 to 35 और डी बोल रहा है 25 to 40। सो द करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम 29, मतलब 18 से कम का ना हो और 29 से अधिक का ना हो, तो अप्लाई कर सकता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत। इसमें स्टाइपेंड भी मिलता है और ट्रेनिंग भी मिलती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइडेड अंडर द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? सेम योजना से प्रश्न है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इससे जरूर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में ये एक है इस मामले में, मतलब स्किल डेवलपमेंट वाले मामले में। तो आपको स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट योजना है उसके बारे में तो जानना ही चाहिए। तो अगर हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट योजनाओं की बात करें जो राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, तो उसमें एक योजना ये है, बल्कि यही है सबसे इंपॉर्टेंट अलोंग विद अदर्स एज वेल। तो इससे प्रश्न पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंदर जो स्टाइपेंड मिलता है मंथली वो किस रेंज में है, कहां कितने से कितने तक मिलता है, कितने से कितने तक? ए ऑप्शन है 5000 से लेकर 7000 तक, बी ऑप्शन है 8000 से लेकर 10000 तक, सी ऑप्शन है 10,000 रुपए से लेकर 12,000 तक, और डी है 12,000 से 15,000 तक। ये मंथली स्टाइपेंड का बताया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। इसमें जो स्टाइपेंड मिलता है उसकी रेंज जो है मंथली स्टाइपेंड की, उसकी जो मंथली रेंज है दैट वेरीज फ्रॉम 8,000 टू 10,000, 8,000 से लेकर के 10,000। डिपेंड करेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर कोई 12th वाला है, कोई ITI वाला है, 12th से ITI वाला, 12th है या ITI है, या वो डिप्लोमा होल्डर है, या वो ग्रेजुएट है, या वो PG है, ग्रेजुएट से भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से 8, 8.5, 9 या 10 ऐसे इसको बांटा हुआ है कि 12वीं वाले को 8,000, ITI वाले को, डिप्लोमा वाले को 8.5, फिर ग्रेजुएट वाले को 9 और PG वाले को 10, ऐसा। तो इसकी जो रेंज है वो 8,000 से 10,000 के बीच में है।
जैसा आपका क्वालिफिकेशन है, अगर आप 12th या ITI वाले हैं तो आपको कम मिलेगा, ग्रेजुएट है तो ज्यादा मिलेगा, पीजी है तो और भी ज्यादा मिलेगा, ऐसा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो 8,000 से 10,000 के बीच में, जैसी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक। अगला, और ये मंथली स्टाइपेंड है ना, ईयरली नहीं, हर महीने इतना मिलेगा। अगला अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ यूथ टू बी ट्रेन्ड एनुअली अंडर द मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। ये एक और गवर्नमेंट की योजना है, मतलब एक और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। ये भी शिवराज सिंह सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना को भी लॉन्च या लागू किया गया था। तो ये भी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना भी स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, यानी कि MP गवर्नमेंट की योजना है, इसके नाम में ही आ रहा है मुख्यमंत्री। और ये भी जो है वो यूनिट सेकंड के अंदर है, इसको भी जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी सरकार ने लागू किया था। ठीक है, इसके अंदर जो टारगेट रखा गया है वो 2.5 लाख का है, सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। हर साल 2.5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात की गई, जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको, कौशल संवर्धन योजना। इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है कि प्रतिवर्ष एन्युअली, प्रतिवर्ष 2.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी इस योजना के तहत, ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष 2.5 लाख यानी 2.5 लाख, आप इसको प्रकारांतर से 2.5 लाख भी बोल सकते हैं। प्रतिवर्ष 2.5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है। और ये युवा मध्य प्रदेश के होने चाहिए, MP यूथ को फोकस करती है ये, मध्य प्रदेश के युवाओं को, मतलब कम से कम 2.5 लाख युवाओं को हर साल मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत ट्रेनिंग देंगे, ये लक्ष्य रखा गया था। तो सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। वही क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, एन्युअली यानी कि वार्षिक रूप से कितने लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हु कैन अप्लाई फॉर द मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। कौशल संवर्धन योजना के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी वही है, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना जो MP गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंतर्गत कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओनली ग्रेजुएट, यानी ऐसे लोग जो सिर्फ ग्रेजुएट, मतलब जो ग्रेजुएट हो सिर्फ, मतलब ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हो वही अप्लाई कर सकते हैं। बी, यूथ ऑफ मध्य प्रदेश सीकिंग स्किल डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश के ऐसे युवा जो किसी भी तरह से कौशल विकास करना चाहते हैं। सी, सीनियर सिटीजन यानी कि वृद्ध या वरिष्ठ नागरिक। और डी, फार्मर्स यानी कि किसान। तो भाई किसान तो ऑब्वियसली इसमें नहीं है, सीनियर सिटीजन भी नहीं है, ये युवाओं को टारगेट करती है। और केवल ग्रेजुएट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ग्रेजुएट नहीं भी होगा तो चल जाएगा। मध्य प्रदेश के युवा जो किसी भी तरह से कौशल विकास करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट ही हो, ग्रेजुएशन नहीं भी किया है तो भी चल जाएगा, ड्रॉप आउट है तो भी चल जाएगा, स्कूल छोड़ दिए तो भी चल जाएगा, आपने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने सिर्फ 12वीं की है 10वीं की है तो भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन किया है तो भी कर सकते हो। तो ग्रेजुएट ही कर सकते हैं ऐसा नहीं है। दूसरा, सीनियर सिटीजन नहीं, सीनियर सिटीजन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये युवाओं को फोकस करती है, यूथ को टारगेट करती है। फिर फार्मर्स नहीं, फार्मर्स इसमें अप्लाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मर ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और युवा हो। तो फार्मर्स है करेंगे ऐसा है, ऐसा नहीं है, केवल फार्मर है ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के युवा जो किसी भी तरह से कोई भी कौशल सीखना चाहते हो, स्किल सीखना चाहते हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बस ये है कि इसमें 2 क्राइटेरिया है, एक तो MP का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, कोई बाहर राज्य के नहीं इसमें कर सकते, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है ना, तो आंसर विल बी बी, डोमिसाइल देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफर्ड अंडर द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये अभी हाल ही में पिछले साल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2024 की योजना है ये, 2024। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, नाम ही है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि
केंद्र सरकार की, भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाम में ये प्रधानमंत्री। तो इसमें कितने तक का लोन दिया जा सकता है मैक्सिमम? इसका आंसर आएगा सी, 3 लाख तक का। आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा। 3 लाख तक का मैक्सिमम, 3 लाख तक का लोन इसमें सरकार देती है। ये जो है, जो ये क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्समैन होते हैं, उनके लिए स्कीम है। चाहे वो कुम्हार हो, लोहार हो, सुनार हो, सुतार हो, कहार हो, किसी भी तरह का जो मतलब जो क्या बोलते हैं जिनको, ये जो कारीगर, शिल्पकार, यस शिल्पकार इज द करेक्ट वर्ड। ये जो शिल्पकार होते हैं उनके लिए ये योजना है, शिल्पकारों को टारगेट करती है। और इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति अपना नया स्टार्टअप लेना चाहता है, अपना नया काम धंधा शुरू करना चाहता है, तो उसको अधिकतम 3 लाख तक का लोन सरकार दे सकती है, देती है बल्कि। तो मैक्सिमम 3 लाख का अमाउंट है। इससे कम भी दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। ठीक है, अगर मान लो किसी को 3 लाख की जरूरत ही नहीं है, छोटा मोटा दुकान के लिए 1 लाख ही चाहिए, तो 1 लाख दे देगी। 50,000 चाहिए, 50,000 दे देगी। 1.5 लाख चाहिए, 1.5 लाख दे देगी। और किसी को 3 लाख चाहिए, 3 लाख, लेकिन 3 लाख से ज्यादा का प्रावधान नहीं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज कवर्ड अंडर द मुख्यमंत्री कौशल्या योजना ट्रेनिंग? मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अंदर इनमें से कौन से सेक्टर को कवर किया गया है? ये भी मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, मुख्यमंत्री कौशल योजना। ये विमेन को टारगेट करती है, इसके नाम में ही है कौशल्या। कौशल्या का मतलब ये विमेन को टारगेट करती है। इसमें मैन पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें लड़के अप्लाई नहीं कर सकते। ये केवल लड़कियों, महिलाओं को टारगेट करती है। मतलब इसमें केवल महिलाएं और लड़कियां अप्लाई कर सकती है, मध्य प्रदेश की मूल निवासी। ऐसी महिलाएं और लड़कियां, या और युवतियां, कुछ भी बोल लो, ऐसी महिलाएं, लड़कियां, युवतियां जो मध्य प्रदेश की डोमिसाइल है, वो इसमें अप्लाई कर सकती है। लड़के या पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, ये भी माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में इसको लागू किया गया था। और ये एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि किस सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाती है। इन चारों में से पहला है आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दूसरा है एविएशन ओनली, तीसरा है माइनिंग ओनली, और चौथा है टीचिंग ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। इसमें बहुत कोई ओनली ओनली नहीं है, बहुत सारे इसमें सेक्टर्स हैं, उनमें से एक आईटी और सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा ए। आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मतलब नहीं कि केवल आईटी सॉफ्टवेयर में ही दी जाती है, बहुत सारे जॉब रोल्स हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, कुकिंग, ब्यूटी पार्लर, आपकी सिलाई, स्टिचिंग, कढ़ाई सिलाई वगैरह, ऐसे बहुत सारे जॉब रोल्स हैं। उनमें एक आईटी और सॉफ्टवेयर भी है। आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से जिस भी जॉब रोल में अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा ए फॉर आगरा, आईटी एंड सॉफ्टवेयर। बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ एविएशन है या सिर्फ माइनिंग। एविएशन और माइनिंग तो इसमें है ही नहीं, ये तो पुरुषों के काम है। इसमें एविएशन और माइनिंग नहीं है, ठीक है ना। और टीचिंग भी नहीं है इसमें, इसमें केवल आईटी और सॉफ्टवेयर है। इन चारों में से मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में केवल आईटी और सॉफ्टवेयर ही आएगा। मतलब और भी कई है उसमें, पर इन तीनों में से जो बाकी बच रहे हैं तीनों, ये उसमें कॉलम नहीं है। इन चारों में से केवल ए जो है आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यही कॉलम है। अगला, अंडर द मुख्यमंत्री कौशल्या योजना व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड? मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के तहत अगर आप लोग ट्रेनिंग लेती है, कोई महिलाएं या लड़कियां या युवतियां मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना जरूरी है, तो उनको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी की डिग्री, मेडिकल सर्टिफिकेट, या ड्राइविंग लाइसेंस? मेरे हिसाब से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसका सही आंसर ए आ जाएगा। ये प्रश्न रखने का उद्देश्य ये है कि आपको ये बताया जा सके कि कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। अगर कोई भी महिला या युवती या लड़की मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के तहत प्रशिक्षण हासिल करती है, तो प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, यानी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, फिर टेस्ट होता है, असेसमेंट होता है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, टेस्ट देने के बाद, अगर वो टेस्ट पास कर लेती है ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, SCVT।
क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना नहीं है, राज्य सरकार की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, इसलिए इसके तहत जो सर्टिफिकेट भी दिया जाता है वो राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार की अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के नाम से दिया जाता है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर लोन्स अंडर द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट कितनी है ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना मैंने आपको बता ही दिया है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना मैंने आपको बता ही दिया है। आपको बताना है इसमें कितना ब्याज लगता है, 5%, 7%, 10% या 12%। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितना आपको जो है वो ब्याज लगेगा। सही आंसर आ जाएगा ए, 5% तक है ना, कम रखी है इसमें ब्याज की दर। 3 लाख तक का लोन सरकार देती है और उसमें ब्याज जो है वो मैक्सिमम 5% तक लगता है। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है ये 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है। और ये जो शिल्पकार होते हैं, आर्टिशंस होते हैं, जो छोटे मोटे शिल्पकारी का काम करते हैं, बर्तन बनाने वाले, लोहे का काम करने वाले, कुम्हार, मट्टी के बर्तन बनाने, ये जो शिल्पकार होते हैं छोटे मोटे, उनके लिए है स्कीम। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम शुरू करना चाहे अपना खुद का, तो उसको 3 लाख रुपए तक का लोन सरकार दे सकती है, कम भी दे सकती है, मैक्सिमम 3 लाख तक। और उस पर ब्याज जो है 5% रहता है, उससे ज्यादा नहीं, कम ब्याज दर है। तो आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट ओवरसीज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना? मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय, दूसरा है बी है मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी एमपीएसएसडीएम, सी है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य विभाग, और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, करेक्ट आंसर विल बी बी। ये जो मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार चलाती है, इसका इंप्लीमेंटेशन मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, इसका जो क्रियान्वयन है वो मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन करता है, एमपीएसएसडीएम। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, उस समय के जो सीएम थे, तत्कालीन सीएम के द्वारा। तो इसमें आपको मिनिमम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंदर अप्लाई करने के लिए? ए 10th पास, बी 12th पास और आईटीआई, सी ग्रेजुएट और डी पोस्ट ग्रेजुएट। तो सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मिनिमम 12th या आईटीआई किया हो। 10th वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, या तो आपने 12th की हो या फिर 10th के बाद आईटीआई किया हो, डिप्लोमा किया हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। उसके बाद फिर ग्रेजुएट वाले तो कर ही सकते हैं, पीजी वाले, ग्रेजुएट वाले। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए मिनिमम 12th या आईटीआई होना चाहिए। 10th पास जो है, केवल 10th पास और आगे कुछ नहीं पढ़ा 10th के बाद, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। केवल 10th पास है, आगे कुछ नहीं पढ़ा, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपको या तो 12th पास होना चाहिए मिनिमम, या फिर अगर आपने 12th नहीं की 10th के बाद, तो जो आईटीआई या डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो होना चाहिए। तो या तो 12th या आईटीआई मिनिमम होना चाहिए, आंसर विल बी बी। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले तो कर ही सकते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप 12th या आईटीआई है तो आपका स्टाइपेंड कम रहेगा, ग्रेजुएट है तो थोड़ा ज्यादा, पीजी है तो और ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का प्रमुख या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स,
सभी स्टूडेंट्स को फ्री में शिक्षा देना, टू ऑफर स्किल ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड टू अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देना और स्टाइपेंड प्रोवाइड करना, यानी पैसे भी देना और ट्रेनिंग भी देना, मतलब कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट भी देना और ट्रेनिंग भी देना। सी, टू प्रमोट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि कृषि विकास करना, और डी, टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि छोटे छोटे बिजनेस वालों को लोन देना। तो सही आंसर आ जाएगा बी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्देश्य है कि जो बेरोजगार युवा है उनको ट्रेनिंग भी देना, साथ ही साथ कुछ अमाउंट भी देना, पैसे भी देना, आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन, which phase of an EDP involves actual skill building and training? ये जो क्वेश्चन है ये है आपके EDP यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से। ये आपको EDP थर्ड यूनिट में मिलेगा। अगर आप तीसरी यूनिट देखेंगे उसमें एक टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज EDP। आपको ये बताना है कि EDP के कौन से चरण में, कौन से फेज में, कौन से स्टेज पे या चरण में एक्चुअल स्किल बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग होती है। प्री ट्रेनिंग फेज, ट्रेनिंग फेज, पोस्ट ट्रेनिंग फेज एंड इवेल्युएशन फेज। तो सही आंसर आ जाएगा ट्रेनिंग फेज। भाई ट्रेनिंग फेज में ही ट्रेनिंग दी जाएगी ना। प्री ट्रेनिंग फेज में तो कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है। प्री ट्रेनिंग फेज में जो कैंडिडेट्स है उनको सिलेक्ट किया जाता है। ट्रेनिंग फेज में उनको एक्चुअल ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल सिखाई जाती है। पोस्ट ट्रेनिंग में उनको इवेल्युएट किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, ठीक है ना। तो सही आंसर आ जाएगा बी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें फर्स्ट जो प्री ट्रेनिंग पीरियड है उसमें सिलेक्शन किया जाता है कैंडिडेट्स का, फिर ट्रेनिंग पीरियड में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो सही आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम EDP? EDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स, बी, टू डेवलप एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सी, टू रेगुलेट बिजनेस लॉज, और डी, टू कंडक्ट मार्केट सर्विस। तो इसका भी आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि नाम से स्पष्ट है, EDP इसलिए रन किए जाते हैं ताकि जो यूथ है या जो लोग हैं उनको उद्यमिता की तरफ झुकाया जाए, उनको उद्यमिता की तरफ इंटरेस्ट किया जाए, और जो युवा लोग हैं उनको स्वरोजगार की तरफ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, स्टार्टअप की तरफ, खुद का काम शुरू करने की तरफ आमादा किया जाए, मायल किया जाए, उधर मोड़ा जाए, उसलिए ये डिजाइन किए जाते हैं। ये EDP कोई भी डिजाइन कर सकता है, मतलब कोई भी इसको EDP चला मतलब ऑर्गेनाइज कर सकता है। गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर भी कर सकता है, इंडस्ट्री के लोग भी कर सकते हैं, कोई NGO वगैरह भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी संस्था जो चाहती है कि देश में उद्यमिता का विकास होना चाहिए, वो देश की प्रगति के लिए जरूरी है, जॉब क्रिएट करने के लिए जरूरी है, तो वो लोग EDP ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं, NGO भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी हो सकते हैं, कोई NGO वगैरह भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज भी हो सकती है, डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं सरकार के। कोई भी EDP डिजाइन करके ऑर्गेनाइज कर सकता है जो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उद्यमिता की तरफ ले जाया जाए। तो सही आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन मध्य प्रदेश इज प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व इन EDP? मध्य प्रदेश में EDP के लिए कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है प्राइमरीली? तो AMPSEB यानी कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बी जो है वो सिडमैप है, सेंट्रल फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, और डी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। तो इसका आंसर भी बी आ जाएगा, आंसर विल बी बी। मध्य प्रदेश में EDP ऑर्गेनाइज करने के लिए जो प्राइमरीली जो संस्था EDP ऑर्गेनाइज करती है सरकार की तरफ से, वो है सिडमैप। सिडमैप का मतलब होता है सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश। ये सिडमैप का नाम याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर उद्यमिता को विकास देने में इस योजना को मतलब इस संस्था के द्वारा कार्य किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए सिडमैप काम करता है और यही EDP ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना। In which year was the national policy on skill development and entrepreneurship launched? स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो नेशनल पॉलिसी आई है, जो अभी करंटली चल रही है, वो कौन से साल में आई? A 2009, B 2015, C 2018 एंड D 2020। आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, 2015। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं।
2015 में स्किल इंडिया मिशन भी लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसी साल 2015 में ही स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नई पॉलिसी बनी जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी वो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को फोकस करती है। और भारत में जितनी भी स्कीम्स वगैरह चल रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करती है, वो इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क के आधार पे चलती है। ठीक है, ये 2015 में लागू की गई थी और 2015 में बनाई गई थी ये योजना। इसी के तहत एक नया मंत्रालय भी बनाया गया 2015 में, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि इससे पहले स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी देश में। इससे पहले भी एक पॉलिसी थी जो मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 2009 में बनाई गई थी। इस नई पॉलिसी ने उस पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया, मतलब उसकी भी कुछ तत्व शामिल किए, कुछ नई चीजें जोड़ी और नई पॉलिसी बना दी। अगला प्रश्न, विच इनिशिएटिव अंडर NPSDE फोकसेस ऑन ट्रेनिंग यूथ फॉर एम्प्लॉयबिलिटी? वही नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो पॉलिसी है इसके तहत कौन सा इनिशिएटिव है जो यूथ को एम्प्लॉयबल और ट्रेनिंग करने के लिए फोकस करता है? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो सही आ जाएगा स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मिशन जो है वो इसलिए लागू किया गया है इस योजना के आधार पे, युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश्ड? ये भी आपके सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। यूनिट सेकेंड में आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जो वोकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पूरा सिस्टम बना है उसको पढ़ना है। आप ये मत बोलना कि प्रश्न कहां से आ गया, मैं एक हर्फ भी आपको सिलेबस के बाहर का नहीं बताऊंगा। अगर आप दूसरी यूनिट उठा के देखेंगे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाली जो 4 यूनिट्स है पार्ट बी में, उसकी सेकेंड यूनिट में आपको मध्य प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ना है, राज्य के अंदर, जो राज्य के अंदर पूरा सिस्टम बना हुआ है, योजनाएं चल रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड पूरा सिस्टम पढ़ना है, ऊपर से लेकर नीचे तक कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन से विभाग है, उनका क्या काम है, उनके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है, हायरार्की क्या है, कौन किसके सबऑर्डिनेट आती है, अंडर आती है, वो सब पढ़ना है। उसी में एक RGPV भी है जो कि राज्य की यानी मध्य प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो आपको ये बताना है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि जो राज्य सरकार का तकनीकी विश्वविद्यालय है, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है एमपी गवर्नमेंट की, वो किस साल बनी थी? 1995, 1998, 2000 या 2005? 1995, 1998, 2000 और 2005। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ये जो RGPV है ना, ये 1998 में बनी थी। 1995 में इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1998, सॉरी नॉट 1995। तो इसको उस समय यहाँ पर दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1998, 1998। RGPV जो है वो 1998 में बनी थी, 1998 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। और इसके तहत इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था बाकायदा, मध्य प्रदेश की पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया था जिसके आधार पर ये बनाई गई थी। ठीक है, 13 नंबर का वो एक्ट था, मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक एक्ट पारित किया गया हमारी राज्य विधानसभा में, और उसके आधार पे RGPV का गठन हुआ था। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, MCQs को। मैक्सिमम क्वेश्चंस स्कीम से थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और MP गवर्नमेंट की स्कीम्स। आपको दोनों ही स्कीम्स पढ़ना है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजनाएं जो किसी भी स्तर पर स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग या एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो। और खास तौर पे जो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो स्कीम चल रही है अलोंग विद एंटरप्रेन्योरशिप, उनको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने आज बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करवाए, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन EDP वगैरह के भी हमने देखे, RGPV वगैरह के भी देखे। ठीक है, तो अब आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे सेशंस MCQs के मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो आप केवल इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, 4 यूनिट के सारे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में हो जाएंगे। तो इसी तरह आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के साथ हमारे साथ बने रहिए। अब अगले प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे और नए और अच्छे MCQs के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।